आपके लिए नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन। सरफेस केमिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे अधिशोषण या एड्जॉर्प्शन। अधिशोषण क्या है? तो यह द्रव या ठोस आदि की सतह का मुख्य गुण है। यह प्रक्रिया कुछ अणुओं अथवा अवशिष्ट यानी रेजिड्यूल बलों के कारण होती है जो कि सतह पर काम करते हैं। कब? जबकि द्रव की सतह तनी हुई या असंतृप्त हो। जबकि द्रव की सतह तनी हुई या असंतृप्त हो तो जो रेजिडुअल बल या अवशिष्ट बल कार्य करते हैं उनके कारण होने वाला ये सतह का गुण है। ऐसा ठोस अवस्था में भी होता है। ठोसों की सतह पर कुछ अवशिष्ट बल या आप कह सकते हैं मुक्त संयोजकताएं होती हैं। ठोसों की सतह पर पाए जाने वाले अणु अथवा आयन इन सभी बलों को प्रयुक्त नहीं कर सकते, अतः इनके अन्य कणों के साथ संयोजन को हम समझ सकते हैं। इस प्रकार ठोस सतहों में आकर्षण यानी अन्य समूह जैसे द्रव, गैस इनको अपने में धारण करने की प्रवृत्ति होती है। सतह पर होने वाली ये घटना अधिशोषण कहलाती है। इस प्रक्रम में द्रव या ठोस पदार्थ के अणुओं की सांद्रता उसके पृष्ठ पर यानी सतह पर अधिक होती है बल की तुलना में। जिस पदार्थ की सतह पर अणु आकर्षित होते हैं उसे हम कहते हैं अधिशोषक, एड्जॉर्बेंट, और जो पदार्थ आकर्षित होता है उसे हम कहते हैं अधिशोष्य या एड्जॉर्बेंट। ये देखिए, इसको चित्र में हमने समझाया है कि ये गैस है। गैस के अणु ठोस की सतह पर आकर इकट्ठे हुए हैं तो ये क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा अधिशोषक, एड्जॉर्बेंट, और जो अणु एकत्रित हुए हैं गैस के वो कहलाएंगे अधिशोष्य या एड्जॉर्बेंट। सो एड्जॉर्प्शन इज द main property of surface of solid and liquid. This process is due to the molecular or residual forces which act on the surface. When the liquid surface is tensed or unsaturated. This is also the case with solid also. Solid surface have some residual force and free valencies. Molecules or ions present at surface could not use all these forces. Thus, its combination with the particles can be explained. Such solid surfaces have the tendency of attraction. Whenever they comes in contact with other substances, the phenomenon taking place at surface is called adsorption. It is a surface phenomenon. Due to this phenomenon, what happens? The number of molecules of liquid or solid substance is more on its surface as compared to that of bulk. The molecules attracted towards the surface of the substance is known as adsorbent. The substance which get attracted to the surface is known as adsorbate. The molecules that attracts the substance towards the surface are known as adsorbent, and the substance which gets attracted to the surface is known as adsorbate. Now we have one more term, अवशोषण, absorption. Absorption क्या है? देखिए,
यदि ये अणु जो सरफेस पर या सतह पर एकत्रित हुए हैं वो सतह पर ही सीमित न रहकर अंदर प्रकाय में या बल्क में प्रवेश कर जाएं, तो इस फिनोमिनन को हम कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। यानी यह प्रकाय यानी बल्क की धारणा है। इसके अंतर्गत जो पदार्थ सतह पर स्वंगीकृत होते हैं, सिमुलेट होते हैं, वे ठोस के प्रकाय को गहराई तक भेजते हैं और निकाय में समान रूप से वितरित होकर विलयन का निर्माण करते हैं। इस घटना को हम कहते हैं अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। Absorption is a bulk phenomenon. Substance which assimilates on the surface penetrates deep into bulk of solid and uniformly distributed in the system to form a solution or matter. अब देखिए फिगर में, ऊपर वाले फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये सरफेस पर न रह के अंदर बल्क में एंटर कर गए। तो यदि इस तरीके से फिनोमिनन होता है तो इसको हम कहेंगे अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। इन मैनी एग्जाम्पल्स इनिशियली रैपिड एब्जॉर्प्शन इज फॉलोड बाय स्लो एब्जॉर्प्शन। अधिकतर क्या होता है कि प्रारंभ में तीव्रता से अधिशोषण होता है और उसके बाद धीरे धीरे अवशोषण होता है। Many molecules assimilate on the surface while some enter into the bulk. अब कभी कभी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स सरफेस पे इकट्ठे होते हैं, उनमें से कुछ प्रकाय में या बल्क में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों प्रोसेस साथ साथ होते रहते हैं। इस घटना को हम कहते हैं सॉर्प्शन या शोषण। Some molecules assimilate on the surface while some of them enter into the bulk. Both these processes run simultaneously. This phenomenon is known as sorption. इस phenomenon को हम क्या कहते हैं? sorption. ये देखिए नीचे sorption का फिगर है शोषण। इसमें क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल्स सरफेस पर भी हैं, एसिमुलेट हुए हैं, यानी अधिशोषण हुआ है एब्जॉर्प्शन, और अंदर भी पेनिट्रेट किए यानी एब्जॉर्प्शन। तो यानी एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण और अवशोषण दोनों साइमल्टेनियसली हुए हैं और इसको हम कहते हैं सॉर्प्शन या शोषण। इसका एग्जाम्पल है एनकैप्सुलेशन ऑफ गैसेस बाय जियोलाइट। आपने नाम सुना होगा जियोलाइट। ये क्या करता है? ये जो जियोलाइट है ये गैसेस को कैप्चर कर लेता है। तो ये जो गैसेस हैं ये इसकी सतह पर भी रहती हैं और बल्क में भी यानी प्रकाय में भी रहती हैं। तो जब दोनों प्रोसेस होते हैं, अधिशोषण भी और अवशोषण भी, तो हम इसको कहते हैं शोषण। ये धारणा कहलाती है शोषण। दूसरा एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोजन चारकोल द्वारा, हाइड्रोजन गैस को चारकोल द्वारा शोषित की जाना। चारकोल की सतह पर पहले हाइड्रोजन गैस संघनित होती है, तो ये क्या हुआ? अधिशोषण। कुछ समय पश्चात हाइड्रोजन चारकोल के वास्तविक विलयन के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, ये क्या हुआ? अवशोषण। तो दोनों ही अधिशोषण और अवशोषण दोनों का ही होना कहलाता है शोषण या सॉर्प्शन। नाउ वी कम टू नेक्स्ट ऑक्लूजन या अधिधारण। ऑक्लूजन को हम हिंदी में कहते हैं अधिधारण। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑक्लूजन मीन्स अधिधारण। अब देखिए शोषण और अधिधारण में यानी
सॉर्प्शन और ऑक्लूजन में कोई अंतर नहीं है। यदि शोषण जो है वो गैसों का शोषण कुछ विशिष्ट धातुओं जैसे प्लैटिनम, पैलेडियम और निकिल के द्वारा किया जाए तो हम इसको कह देते हैं अधिधारण या ऑक्लूजन। है ये भी क्या? शोषण। लेकिन यदि शोषण कुछ विशिष्ट धातुओं के द्वारा, कौन सी विशिष्ट धातु है? प्लैटिनम, पैलेडियम और निकिल द्वारा किया जाए गैसों का शोषण, तो ये कहलाएगा अधिधारण यानी ऑक्लूजन। यानी क्या मतलब हुआ? अधिधारण में भी हाइड्रोजन जो है वो प्लैटिनम, पैलेडियम या निकिल जैसी धातुओं की सतह पर भी है और बल्क में भी है। तो ये अधिधारण या ऑक्लूजन है। इट इज सिमिलर टू सॉर्प्शन बट यूज फॉर सॉर्प्शन ऑफ गैसेज बाय ओनली प्लैटिनम, पैलेडियम, निकिल like metals. Now we come to difference between adsorption and absorption. अधिशोषण और अवशोषण में भिन्नता। अधिशोषण और अवशोषण, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा अधिशोषण और राइट हैंड साइड में है अवशोषण। पहला अंतर आप जानते ही हैं, अधिशोषण जो है ये सतह की प्रक्रिया है। केवल ठोस और द्रव की सतह का गुण है और निकाय में यानी पूरे सिस्टम में नहीं पाया जाता। इसी तरीके से अवशोषण जो है ये प्रकार की धारणा है, मतलब बल्क प्रॉपर्टी है, बल्क फिनोमिनन है। ठोस अथवा द्रव निकाय में पदार्थ समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट वितरित रहता है। इट इज़ ए surface phenomenon. It is a property of only solid and liquid surface. Absorption में क्या लिखेंगे हम? It is a bulk phenomenon. The substance is uniformly distributed throughout in solid or liquid system. Second difference, second point, आप जानते हैं अधिशोषण में अणुओं की सांद्रता सतह पर अधिक होती है। इसमें क्या है? अवशोषण में अणु निकाय को अंदर भेजते हुए अंदर चले जाते हैं, अतः सांद्रता सभी जगह समान होती है। द कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेड मॉलिक्यूल इज जनरली मोर ऑन सरफेस। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा? मॉलिक्यूल पेनिट्रेट्स इन द बल्क मैटर एंड सो द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। सांद्रता प्रत्येक स्थान पर समान होती है। थर्ड वन, क्योंकि अधिशोषण तीव्र प्रक्रम है इसलिए साम्य शीघ्र ही स्थापित हो जाता है। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड रैपिडली, लेकिन अवशोषण में साम्य धीरे धीरे स्थापित होता है। इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड स्लोली। नेक्स्ट डिफरेंस, अधिशोषण जो है हमने देखा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्मा मुक्त होती है। और अवशोषण में ये ऊष्माशोषी प्रक्रम है, इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्मा देनी पड़ती है। तो निश्चय ही अधिशोषण क्या होगा? तीव्र प्रक्रम होगा, फास्ट प्रोसेस। और अवशोषण कैसा होगा? एब्जॉर्प्शन, इट इज़ ए स्लो प्रोसेस, धीमा प्रक्रम है। नेक्स्ट, यदि x/m को प्रेशर और या कंसंट्रेशन के साथ आलेखित किया जाएगा तो अधिशोषण के लिए वक्र प्राप्त होगा, जबकि ऐसा करने पर अवशोषण यदि हो रहा है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। x/m इज अधिशोष्य की वह मात्रा जो इकाई अधिशोषक द्वारा अधिशोषित की जाती है। A curve is obtained when x/m is plotted against pressure और concentration। किसमें? एब्जॉर्प्शन में। और एब्जॉर्प्शन में a straight line is obtained
when x by m is plotted against pressure or concentration. कुछ एग्जाम्पल्स देखिए इसके. जल वाष्प एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषित की जाती है, जबकि सिलिका जल के द्वारा ये अधिशोषित की जाती है. यदि हम सिलिका जल लेंगे तो ये केवल सरफेस पर शोषित होगी, यानी अधिशोषित होगी. और यदि कैल्शियम क्लोराइड लेंगे, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, अजलीय कैल्शियम क्लोराइड, तो ये अवशोषित होगी. इसी तरीके से अमोनिया चारकोल के द्वारा अधिशोषित की जाती है सतह पर, और जबकि जल जो है वो इसको अवशोषित कर लेता है और केमिकल रिएक्शन होकर क्या बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण और अवशोषण. अब आते हैं अधिशोषण के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्जॉर्प्शन. अधिशोषण के अभिलक्षण. पहला लक्षण है कि इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. यह एक स्वतः प्रक्रिया है, अपने आप होती है. सेकंड है, अधिशोषण सभी प्रकार की सतहों में पाया जा सकता है. एब्जॉर्प्शन कैन ऑकर इन ऑल टाइप ऑफ सरफेस, जैसे सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, solid solid, etc. Out of these, gas solid and liquid solid interface has maximum adsorption tendency. सभी प्रकार के इंटरफेस पर हो सकता है, लेकिन गैस ठोस और द्रव ठोस इंटरफेस पर अधिकतम अधिशोषण की प्रवृत्ति पाई जाती है. थर्ड वन इज, तीसरा, it is accompanied by decrease in free energy, delta G. Exothermic process involves release in energy. If absorption will continue, then delta G continues to be negative. If further absorption occurs, then eventually delta G becomes 0. In this condition, the equilibrium is reached. फिर से समझ लीजिए कि जब अधिशोषण का प्रोसेस होता है तो निकाय की मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी के मान में कमी होती है. और क्योंकि डेल्टा जी के मान में कमी होती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और इसके अंतर्गत ऊष्मा उत्पन्न होती है. यदि हम अधिशोषण लगातार होता जाए तो डेल्टा जी का मान लगातार नेगेटिव होता जाता है. यदि और ज़्यादा अधिशोषण होगा तो डेल्टा जी का मान शून्य हो जाएगा. इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है. द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव. डेल्टा जी का मान शून्य हो जाता है और इस अवस्था में साम्य स्थापित हो जाता है. नेक्स्ट, अधिशोषण प्रक्रम के अंतर्गत गैसों की स्वतंत्रता की कोटि घट जाती है. क्यों घट जाती है? क्योंकि गैसें मुक्त अवस्था में न रहकर अधिशोषित फिल्म के रूप में होती है, और क्योंकि गति करने की स्वतंत्रता इनमें कम होती है, अतः स्वतंत्रता की कोटि घट जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी एंट्रोपी भी कम हो जाती है. अधिशोषण के परिणाम स्वरूप एंट्रोपी में कमी आती है. द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकॉज गैसेस आर कन्वर्ट फ्रॉम फ्री स्टेट टू एब्जॉर्ब फिल्म. So there is decrease in entropy of the system. तंत्र की एंट्रोपी अधिशोषण के परिणाम स्वरूप घट जाती है. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एंट्रोपी में कमी, डेल्टा एस.
इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन टी। अब अकॉर्डिंग टू गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या कहता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, समीकरण नंबर 1। या हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। अब हम जानते हैं कि एज द फ्री एनर्जी डिक्रीजेज इन एब्जॉर्प्शन, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच also decreases, which appears in the form of heat. Hence, the adsorption process is always an exothermic process. Adsorption में डेल्टा जी का मान कम होता है, नेगेटिव होता है। तो डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, क्योंकि टी डेल्टा एस जो टर्म है इसकी वैल्यू भी क्या है? नेगेटिव। तो क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है कि हीट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगी, और ये जो है ये हीट के फॉर्म में अपीयर होगी, ये एनर्जी अपीयर होगी किस रूप में? हीट के रूप में। इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये जो सतह के असंतुलित बल होते हैं वो जैसे जैसे गैस के अणुओं का अधिशोषण होता है धीरे धीरे आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। असंतुलित बल जो कि पदार्थ की सतह के अणुओं पर कार्य करते हैं, गैसों के अणुओं के अधिशोषण से आंशिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। इम्बैलेंस फोर्स विच एक्ट अपॉन द सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस डिमिनिश पार्शली आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी एब्जॉर्प्शन की। अधिशोषण के कुछ अभिलाक्षिक गुण थे। अब थोड़ा सा यहाँ ये बताना भी ज़रूरी है कि ये जो अधिशोषण का गुण है ये कुछ कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें टेम्परेचर, हम जानते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसलिए ली शैतालिए के नियम के अनुसार यदि तापमान में कमी आती है तो अधिशोषण बढ़ेगा, और यदि तापमान बढ़ता है तो अधिशोषण कम होगा। इसी तरीके से दाब, ये भी हम ली शैतालिए के नियम से बता सकते हैं। यदि दाब बढ़ता है तो अधिशोषण बढ़ेगा, और यदि दाब घटता है तो अधिशोषण भी घटेगा। इसी तरीके से अधिशोषण जो है वो अधिशोषक और अधिशोष्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, और साथ ही सतह के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि एक सरफेस फिनोमेना है, इसलिए सतह का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा अधिशोषण भी उतना ही ज़्यादा होगा। मोर द एरिया ऑफ द सरफेस ग्रेटर विल बी द एड्सॉर्प्शन। तो ये हमने आज थोड़ा सा एड्सॉर्प्शन के बारे में, अधिशोषण के बारे में अध्ययन किया। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सो थैंक यू।